सॉलिड डोजेस फॉर्म में पहला ये 401 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने 400 तक जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उस वीडियोस को अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो अपना जाके देख लें, पढ़ लें और उसको समझेंगे। उसके बाद में ही धीरे धीरे आगे का समझ में आएगा। जब आप पीछे का समझ लेंगे तो आगे का जो है आसान होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना और पढ़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। जब आप पीछे की चीज़ें बेस पढ़ लेते हैं तो आपका टॉप जो है मजबूत रहता है। आपका बेस अगर मजबूत रहेगा तो आपका टॉप भी मजबूत। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। मलहम ऑइंटमेंट से दवाओं का अवशोषण पर निर्भर करता है। किससे दवाओं का अवशोषण निर्भर करता है? ऑइंटमेंट। बताइए। उपयोग किए गए एप्लीकेटर का प्रकार, मलहम का रंग, या फिर दवा और आधार के भौतिक रासायनिक गुण, या फिर रोगी का लिंग। हो नहीं सकता। रोगी के जेंडर से किसी भी दवा का या मलहम का जो है जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है, कलर से भी ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसका जो सही उत्तर है, दवा और आधार के भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर। मलहम से दवाओं का अवशोषण मुख्य रूप से दवा के स्वयं के रासायनिक गुण जैसे घुलनशीलता, आणविक आकार, और मलहम के आधार जैसे दवा को जारी करने की इनकी क्षमता और इसके अवरोध गुण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है। कैचेट। अगला क्वेश्चन क्या है। कैचेट्स को चाहिए। कैचेट्स को चाहिए। कैचेट्स को ठीक से चबाना चाहिए। चबाना चाहिए। गर्म पानी में घोला जाए, या उपयोग से पहले कुचला जाए, या निगलने से पहले नम किया जाए। चारों में कौन सा उत्तर सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर संख्या डी सही है। निगलने से पहले नम किया जाना चाहिए। सामान्य फार्मास्यूटिकल ज्ञान यह बताता है, कैचेट्स जो है एक प्रकार का ठोस खुराक रूप है। कैचेट्स एक प्रकार का ठोस खुराक रूप है जो अक्सर चावल के कागज से बनता है। किससे बनता है? चावल के कागज से बनता है। निगलने से पहले नम किया जाना चाहिए ताकि उसके विघटन को सुविधाजनक बनाया जा सके और अन्न प्रणालीगत में चिपकने से रोका जा सके। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा कैचेट्स निगलने से पहले नम किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन जो आपका ये डीएस एसएसबी में पूछा गया है, जो 2025 की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। बहुत पीछे वर्ष का नहीं क्वेश्चन है, ये पिछले ही वर्ष 2025 में पूछा गया है। एक है कैचेट्स किससे बनाए जाते हैं। कैचेट्स चावल के कागज से बनाए जाते हैं। कैचेट्स ठोस खुराक के रूप हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। मलहम क्या है। अब आप लोग ये बताइए, मलहम क्या है। मलहम क्या है? मौखिक उपयोग के लिए तरल तैयार है, यानी लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज, यानी मुख से लिए जाने के लिए एक लिक्विड फॉर्म है। ठीक है। या फिर बाहरी अनुप्रयोग के लिए नरम अर्ध ठोस तैयार है, या फिर त्वचा के लिए कठोर ठोस तैयार है, या फिर आंतरिक उपयोग के लिए नरम अर्ध ठोस तैयार है। तीनों में कौन सा, चारों में कौन सा आंसर इसका सही है? कौन से शब्द सही जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए? तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, मलहम क्या है। मलहम बाहरी अनुप्रयोग के लिए नरम अर्ध ठोस तैयार है। मलहम जो है सेमी सॉलिड होता है, नर्म होता है, और एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है, एक्सटर्नल यूज किया जाता है। ठीक है। मलहम एक प्रकार का सामयिक तैयारी है। टॉपिकली जो है यूज किया जाता है। आमतौर पर चिकनी और अर्ध ठोस होता है। कैसा होता है? चिकना और अर्ध ठोस होता है, जिससे स्थानीय, लोकल या प्रणालीगत प्रभावों के लिए त्वचा या श्लेष्म की झिल्ली पर बाहरी अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस खुराक रूप शरीर के तापमान पर घिसने के लिए डिजाइन किया गया? बताइए। शरीर के तापमान पर घिसने के लिए डिजाइन किया गया है।
सॉरी, पिघलने के लिए, घिसने के लिए नहीं, पिघलने के लिए डिजाइन किया गया है जो सेमी सॉलिड। मलहम है, जेल है, पेस्ट है, सपोजिटरी है। इसका सही उत्तर होगा सपोजिटरी। सपोजिटरी एक अर्ध ठोस खुराक रूप है जिसे एक शरीर गुहा जैसे मलाशय, यौन, मूत्रमार्ग में डाले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो यूज होता है वो मलाशय में होता है, यौन में होता है या फिर मूत्रमार्ग में, जहां वे शरीर के तापमान पर पिघलते या घुलते हैं, जिससे दवा जारी होती है। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ये सपोजिटरीज घुलती हैं और अपनी दवा रिलीज होती है। दूसरी और मलहम आमतौर पर सामयिक रूप से लगाया जाता है। मलहम जो है आमतौर पर सामयिक रूप यानी कि टॉपिकली यूज किया जाता है, एक्सटर्नल यूज होता है, और मुख्य रूप से शरीर के तापमान पर पिघलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ठीक है, डिजाइन नहीं किया गया है बल्कि नरम और फैलने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर की भूमिका क्या होती है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर की भूमिका क्या होती है? बताइए, आप सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चंस पीछे जो है सब कहीं ना कहीं दूसरी भाषा से, दूसरी भाषा में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेज में पूछे गए हैं। क्वेश्चन का उत्तर और क्वेश्चन सेम है। अब आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में प्लास्टिसाइजर की भूमिका क्या होती है? जिलेटिन सेल को अधिक लचीला और लोचदार बनाने के लिए, या एक संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए, या फिर दवा की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए, या फिर सेल की कठोरता को बढ़ाने के लिए। इन चारों में कौन सा उत्तर सही है? आप लोग बताइए। उत्तर संख्या ए बिल्कुल सही है। जिलेटिन सेल को अधिक लचीला और लोचदार बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल आकार 1 में भरा जा सकने वाला अनुमानित आयतन कितने ml है? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। उत्तर संख्या डी जो है 0.55 इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैग्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही नहीं पूछा गया है, गलत पूछा गया है। कौन सा कथन गलत है? उनमें विशिष्ट कणों के गुच्छे युक्त एक जैल द्रव्यमान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्मा का एक उदाहरण है। वे एकल चरण जेल हैं या फिर वे द्विचरण जेल हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह सही उत्तर है क्वेश्चन के हिसाब से, ये वे एकल चरण जेल हैं, यह बिल्कुल गलत है। वह द्विचरणीय बाइफेजिक जेल होता है और उसमें विशिष्ट कणों के गुच्छे युक्त एक जेल द्रव्यमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उसे मिल्क ऑफ मैग्मा मैग्नीशियम मैग्मा का एक उदाहरण है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है मैग्मा का एक उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल निर्माण में शामिल होने वाले चरण हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल निर्माण में शामिल नहीं होने वाला चरण कौन सा है? सुखाना, छीलना, काटना, छानना। इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छानना। ये शामिल इसमें नहीं है। सुखाना भी शामिल है, छीलना भी शामिल है और काटना भी शामिल है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल निर्माण में छानने का चरण शामिल नहीं होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में छानने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। छानना एक सामान्य प्रयोगशाला और औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ठोस कणों को फिल्टर के माध्यम से मिश्रण को फिल्ट्रेशन के तरल पदार्थ में या फिर गैसों से ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एक सामान्य खुराक है जिसका उपयोग पाउडर या दानेदार दवाओं की डिलीवरी के लिए फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव उपयोग के लिए कैप्सूल का आकार कितना होता है? साइज ऑफ कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूजेस। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे क्या है? कमेंट करके बताइए क्या है। इसका सही उत्तर है 000 से 5 तक। हम लोग पहले इसको
कई बार पढ़ चुके हैं, एक आध बार नहीं, कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग 400 क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन कर चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें आपका 000 सबसे बड़ा होता है और 5 जो है सबसे छोटा। कैप्सूल के निर्माण में सबसे पसंदीदा प्लास्टिसाइजर कौन सा है? सबसे पसंदीदा प्लास्टिसाइजर कौन सा है साबी? टोल जो है सबसे पसंदीदा प्लास्टिसाइजर है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से किसमें विघटनकारी शामिल नहीं है? विघटनकारी इसमें से किसमें शामिल नहीं है? चबाने योग्य गोलियों में विघटनकारी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कैप्सूल का कौन सा आकार सबसे बड़ा है? अभी हम इसको 2 या 3 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, लेकिन उसी का एक ये पार्ट पूछा गया है, उसी के अंदर का ही क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर फटाफट करिए। क्या है? 3 है, 2 है, 0 है, 1 है। बताइए क्या पूछा गया है? कैप्सूल का कौन सा आकार सबसे बड़ा है? कैप्सूल का आकार सबसे बड़ा है। 0 सबसे बड़ा है। 000 लार्जेस्ट होता है और 5 स्मॉलेस्ट है, यानी कि इसके बीच में 0 ये आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये धीरे धीरे सबसे छोटे हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपका 0 नहीं होता, 1 2 3 4 होता, तब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होता? अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल सामान्यतः 2 मुख्य श्रेणियों में आते हैं, वे कौन से हैं? कैप्सूल सामान्यतः 2 श्रेणियों में आते हैं, वो कौन सी श्रेणियां हैं जो 2 आती हैं? ये है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल सेल का इष्टतम नमी सामग्री कितने के बीच होती है? बताइए कितने के बीच होती है इष्टतम नमी सामग्री? 12 से 15% के बीच। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में कैप्सूल संख्या 0 की अनुमानित क्षमता कितनी होती है? 0 की अनुमानित क्षमता कितनी होती है? 0 की अनुमानित क्षमता कितनी होती है? 450। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार फिर हम लोग इस चार्ट को पढ़ लेते हैं। 000 950 होता है, 00 650 होता है और ट्रिपल सिंगल 0 450 होता है। उसके बाद 1 से 5 तक में 50 की संख्या घटती जाती है 300 से। 1 का हो गया 300, 2 का हो गया 250, 3 का हो गया 200, 4 का हो गया 150, 5 का हो गया 100। याद करने की ट्रिक क्या है? 000 में 950, 00 में 650, सिंगल 0 में 450 होता है। फिर 1 से 5 तक जो है 300 से 50 माइनस होता चला जाता है और आपकी संख्या आती जाती है। याद करने की आवश्यकता ऐसे नहीं होती है, आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना चाहिए। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। इसको 2 बार, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इसको लिख डालिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैप्सूल जिसमें पाउडर बंद होते हैं वे किससे बने होते हैं? कैप्सूल जिसमें पाउडर बंद होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो जिलेटिन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉफ्ट जिलेटिन के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए। सॉफ्ट जिलेटिन सेल में प्रिजर्वेटिव के रूप में मिथाइल व प्रोपाइल पैराबिन हो सकते हैं। ये इसका जो है उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? टैबलेट के मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट स्थिति के तहत टैबलेट में दवा पदार्थ को घोल में जाने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला परीक्षण को क्या कहते हैं? परीक्षण को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, तो उसको कहते हैं डिजॉल्वेशन टेस्ट, विलयन परीक्षण। अगला क्वेश्चन क्या है? कैप्सूल और कैप्सूल दोनों रूप में उपलब्ध होते हैं। कैप्सूल हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में उपलब्ध होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट जो है
दोनों में ही उपलब्ध होते हैं। आंसर संख्या ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के संबंध में सही कथन कौन सा है। कैप लंबी होती है, दोनों बराबर होते हैं, बॉडी छोटी और चौड़ी होती है, बॉडी लंबी होती है, तो इसका सही उत्तर बॉडी लंबी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल शब्द कैप्सूला से लिया गया है। कैप्सूल शब्द कैप्सूला किस भाषा से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन शब्द से लिया गया है। कैप्सूला लैटिन शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है बताइए। खाली कैप्सूल खोल बनाने के लिए किया जा सकता है, जो कि शाकाहारी बनता है। जिलेटिन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। जिलेटिन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जिलेटिन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, एनकैप्सुलेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल सेल के निर्माण में ग्लिसरीन या सार्बिटोल की भूमिका क्या होती है। अभी हम लोग पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, ये सेम टू सेम हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा घुमा के पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन दोनों एक ही। प्लास्टिसाइजर, इसका सही उत्तर है उत्तर संख्या डी, प्लास्टिसाइजर। अगला क्या है, किसी दिए गए खुराक के रूप से घोल निर्माण की दर और सीमा को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इसका सही उत्तर है विलयन परीक्षण। इसको भी हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल बनाने में जिलेटिन की ब्लूम शक्ति जिलेटिन के आणविक भार के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, विलयन अणुओं की संयोजक शक्ति के समानुपाती होता है, या जिलेटिन अणुओं के बीच होने वाली क्रॉस लिंकिंग की संयोजक शक्ति, या फिर डिपिंग पिन के साथ जिलेटिन की चिपकने वाली शक्ति, या अन्य पॉलीमर के साथ जिलेटिन की चिपकने वाली शक्ति। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे क्या है। इसका सही उत्तर है जिलेटिन अणुओं के बीच होने वाली क्रॉस लिंकिंग की संयोजन शक्ति। अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल को चमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नमक की पहचान करें। नमक, कौन सा नमक यूज किया जाता है जो कैप्सूल को चमक प्रदान करता है, पूछा गया है सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गैर धुंधला आयोडीन मलहम में शामिल है। गैर धुंधला आयोडीन मलहम में शामिल है डाई आयो डाई आयोडो ओलिक एसिड, डाई आयो आयोडोस्टेरिक एसिड, या फिर डाई आयोडो पामिटिक एसिड, या फिर डाई आयोडो मिरिस्टिक एसिड। इसका सही उत्तर है उत्तर संख्या बी। अगला क्वेश्चन क्या है, तेलीय स्नेहक का उपयोग निम्नलिखित से तैयार सपोजिटरी के लिए किया जाता है। तेलीय स्नेहक का उपयोग निम्नलिखित से तैयार सपोजिटरी के लिए किया जाता है। ग्लिसरोजिलेटिन बेस, इसका सही उत्तर होगा। सफेद पेट्रोलियम को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है सफेद पेट्रोलियम को। सफेद पेट्रोलियम जेली को सफेद पेट्रोलियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मलहम इस्तेमाल होने वाला ह्यूमेक्टेंट है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्लिसरीन। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह अर्ध ठोस खुराक जो लगाने के बाद त्वचा पर कोई दृश्य प्रमाण नहीं छोड़ता है। इसका सही उत्तर है क्रीम। क्रीम क्या है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, सेमी सॉलिड है क्रीम, और इसको लगाने के बाद त्वचा पर कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता है। मतलब कुछ भी वहां पर पता नहीं चलता है। बैरियर क्रीम किसे रोकने
में काफी उपयोगी है। बैरियर क्रीम किसे रोकने में काफी उपयोगी है? औद्योगिक रसायन। अगला क्वेश्चन क्या है? तटस्थ मिश्रण का एक उदाहरण है। नेचुरल मिक्सचर का एक उदाहरण है। बताइए क्या है? सही उत्तर है इसका मलहम। अगला क्वेश्चन क्या है? सपोजिटरी तैयार करने में प्रयुक्त पानी में घुलनशील बेस निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ग्लिसरोजिलेटिन। अभी पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख का मलहम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? घिसाई विधि है, संलयन विधि है? दोनों ही सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर संख्या दोनों, सी। इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एनीमा के लिए वैकल्पिक नाम कौन सा है? क्लिस्ट्रिक वैकल्पिक नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी खुराक विशेष रूप से दवा को सीधे मलाशय में पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है? सपोजिटरी है, विषमकोण है, ट्रोच है, सबलिंगुअल टैबलेट है? सबलिंगुअल टैबलेट। मलाशय सबलिंगुअल हो ही नहीं सकता। सपोजिटरी इसका सही उत्तर है। यौन सपोजिटरी का आकार होता है। यौनी सपोजिटरी का आकार होता है, किस तरह से आकार इसका होता है आप लोग बताइए? ओवी फॉर्म आकार होता है, या टारपीडो आकार होता है, या पेंसिल आकार होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ना हो। ओवी फॉर्म आकार होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई भी आंसर सही ना हो, इसलिए इस उत्तर को तब हम लोग चुनेंगे। इन्हीं इसका सही उत्तर है ओवी फॉर्म आकार। अगला क्वेश्चन क्या है? मूत्र मार्ग सपोजिटरी को से भी जाना जाता है, किससे भी जाना जाता है? यूरेथ्रल सपोजिटरी को। इसका सही उत्तर है बोगीज। यूरेथ्रल सपोजिटरीज को बोगीज नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाहरी उपयोग के लिए पारदर्शी या पारभासी अर्ध ठोस तैयार है। बाहरी उपयोग के लिए पेस्ट है, लोशन है, क्रीम है, जेली है? बाहरी उपयोग के लिए आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर आप लोग करेंगे क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? पेस्ट होगा, लोशन होगा, क्रीम होगा, या फिर जेली होगा? तो इसका सही उत्तर है जेली। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा युक्त आधार सपोजिटरी बेस में उपयोग किया जाता है? बेस में उपयोग किया जाता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? थियोब्रोमा ऑयल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संलयन विधि का उपयोग निम्न की तैयारी के लिए किया जाता है। संलयन विधि का फ्यूजन मेथड किसकी तैयारी के लिए किया जाता है? मलहम के लिए, पायस के लिए, या निलंबन के लिए, या फिर एरोजोल के लिए? इसका सही उत्तर है मलहम। अगला क्वेश्चन क्या है? अघुलनशील ठोस औषधियों के उच्च प्रतिशत के साथ अर्ध ठोस खुराक रूप है। बताइए क्या है? क्रीम है, पेस्ट है, जेल है, या फिर जेली है? इसका सही उत्तर होगा पेस्ट। ओलियोजिनस ऑइंटमेंट बेस में शामिल है। ओलियोजिनस ऑइंटमेंट बेस में शामिल है, लिक्विड पैराफिन शामिल होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज मूल का मलहम आधार है। खनिज मूल का मलहम आधार है पैराफिन मोम। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा मलहम आधार के रूप में सफेद मुलायम पैराफिन को शामिल नहीं करता है? पैराफिन मलहम, एट्रोपिन सल्फेट आई मलहम, या फिर सेट्रीमाइड मलहम, या कैलामाइन और कोल टार मलहम। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है एट्रोपिन सल्फेट आई मलहम शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में आयोडीन को बांधने के लिए इसमें से कौन सा घटक मिलाया जाता है? एराचिस ऑयल मिलाया जाता है, पीला सॉफ्ट पैराफिन मिलाया जाता है, या फिर मिथाइल सेलिसलेट मिलाया जाता है, या फिर इसमें से कोई नहीं मिलाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या है? एराचिस ऑयल मिलाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग अभी 50 क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने जो है इस वीडियो को पढ़ने के बाद शेयर नहीं किया है तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे। ये मेरी आपसे एक आशा है, विनती है। धन्यवाद दोस्तों।